Hello students, welcome in thermodynamics class। हम इससे पहले सारी इम्पॉर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके और सारे टर्म्स सब डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दिस इज़ अनदर टॉपिक, हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यदि हम पिछले 10 साल के पेपर देखें तो हम देखेंगे उनमें कहीं ना कहीं किसी न रूप में रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी ज़रूर पूछा गया है। इसलिए स्टूडेंट्स इस टॉपिक को थोड़ा हम ध्यान से देखें और सुने। ऊष्माधारिता ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स इस बार मैंने हिंदी में ज़्यादा की है। हिंदी में हम पहले करेंगे, फिर इंग्लिश में भी बताएंगे आपको। ऊष्माधारिता, निकाय की ऊष्माधारिता से हमारा तात्पर्य निकाय की ऊष्मा अवशोषण करने की क्षमता से होता है। स्पष्ट है कि जब निकाय ऊष्मा अवशोषित करता है तो उसके परमाणुओं या अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप निकाय के तापमान में वृद्धि हो जाती है। यदि mg द्रव्यमान का निकाय Q कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करे और उसका तापमान T1 से बढ़कर T2 हो जाए तो ऊष्माधारिता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। C = Q / m × T2 - T1, अर्थात एक निकाय का ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा तथा तापमान के अंतर के अनुपात को उस निकाय की ऊष्माधारिता कहा जाता है। यदि निकाय का द्रव्यमान 1 मोल हो तो समीकरण के अनुसार C = Q / T2 - T1 हो जाएगा। यहाँ C को मोलर ऊष्माधारिता कहा जाता है। अतः एक मोल पदार्थ का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को निकाय की मोलर ऊष्माधारिता कहा जाता है। चूँकि ऊष्माधारिता का मान ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, इसे निम्न प्रकार से लिखना अधिक ठीक है। C = dQ / dt, जहाँ बहुत कम ताप परिवर्तन पर निकाय द्वारा बहुत कम अवशोषित ऊष्मा का मान dQ है। अतः मोलर ऊष्माधारिता को निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। एक मोल पदार्थ की ऊष्माधारिता तथा ताप वृद्धि के अनुपात को मोलर ऊष्माधारिता कहा जाता है। मोलर ऊष्माधारिता की इकाई कैलोरी पर मोल पर केल्विन या जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है। चूँकि ऊष्मा अवस्था फलन नहीं है, अतः मोलर ऊष्माधारिता की अवस्था फलन नहीं होता है। अतः 1 डिग्री ताप वृद्धि किस प्रकार की गई है, इसका स्पष्ट करना अनिवार्य होता है। मोलर हीट कैपेसिटी, molar heat capacity or molar specific heat capacity is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of a substance. In SI unit, molar heat capacity is the amount of heat in joules required to raise 1 mole of a substance 1 Kelvin, where Q is the heat and del T is the change in temperature. For most purpose, heat capacity is reported as intrinsic property, meaning it is a characteristic of a specific substance. Unit of molar heat capacity is expressed in units of joules per Kelvin per mole, where J is the joules, K is Kelvin and m is number of moles. स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, हमने पहले बोला आपको, हम इसमें रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज Cp एंड Cv? Cv ऊष्माधारिता स्थिर आयतन पर होती है। स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उस पदार्थ की स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे Cv द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यदि स्थिर आयतन पर अनंत सूक्ष्म ऊष्मा dQ del एट कांस्टेंट वॉल्यूम के अवशोषण से अनंत सूक्ष्म ताप वृद्धि dt हो तो Cv हम लिख सकते हैं dQ / dt। ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार हमें पता है dQV = du + P dV। समीकरण 2 को यदि हम 1 पे रखते हैं तो हमारी इक्वेशन Cv = duV + PdV/dt हो जाती है। चूँकि हमने पहले ही कहा आयतन स्थिर है,
अतः आयतन परिवर्तन 0 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है dv विल बी इक्वल्स टू 0, cv इक्वल्स टू du डिवाइडेड बाय dt, अथवा cv इज इक्वल्स टू du अपॉन dt होल ब्रैकेट क्लोज v कांस्टेंट। यहाँ v से तात्पर्य है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समीकरण 3 में यदि dt 1 डिग्री हो तो cv बराबर हो जाएगा duv। अतः स्थिर आयतन पर निकाय की प्रति डिग्री ताप वृद्धि से हुई आंतरिक ऊर्जा वृद्धि को स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहते हैं। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। During a small change in the temperature of a substance, Cv is the amount of heat energy absorbed, released per unit mass of a substance where volume does not change. In other words, Cv is the heat energy transfer between a system and its surrounding without any change in the volume of that system. Cv represents the molar heat capacity when volume is constant. The system absorbs or releases heat without change in volume of that substance. Then its specific heat at constant volume can be written as Cv is equals to du divided by dt, where Cv represents the specific heat at constant volume, dV is a small change in the internal energy of the system, dt is the change in temperature of the system. Now another, that is Cp, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। स्थिर दाब पर किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे Cp द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा निम्न 2 कार्यों में व्यक्त की जाती है: निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, निकाय द्वारा बाह्य कार्य करने में। अर्थात Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस बाह्य कार्य, अथवा Cp इज इक्वल्स टू dCv अपॉन dt प्लस dV। हम Cv पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, हमने वहाँ से इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नाउ कार्य का निर्धारण हम करेंगे। माना कि किसी निकाय का आयतन V है, इसका ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि dV अपॉन dt होती है। प्रसार में किया गया कार्य होगा W इज इक्वल्स टू P इंटू dV अपॉन dt। W का मान हम समीकरण में रखेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी Cp इज इक्वल्स टू duv डिवाइडेड बाई dt इंटू P इंटू dV अपॉन dt। परंतु हमें पता है H बराबर होता है U प्लस PV। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा विथ रेफरेंस टू टेम्परेचर। हमारी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशन को कोरिलेट करेंगे तो हम देखेंगे ये दोनों समान हैं। इसलिए हम जब समीकरण 5 और 6 की तुलना करते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाती है Cp इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यदि dt 1 डिग्री हो तो Cp हमारा हो जाएगा डेल एच पी। अतः स्थिर दाब पर निकाय की प्रति डिग्री ताप वृद्धि में हुई संपूर्ण ऊष्मा वृद्धि को स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहते हैं। Heat capacity at constant pressure. In a system, Cp is the heat energy constant pressure. It is a heat energy transfers between a system and its surrounding. So, Cp represents the molar heat capacity C when pressure is constant. The change in temperature will always cause a change in the enthalpy of the system. Enthalpy is the heat energy absorbed or released by the system. Furthermore, enthalpy change occurs during the change of phase or state of a substance. For example, when a solid changes to its liquid form, the enthalpy change is called heat of fusion. When a liquid changes to its gaseous form, that is, the change from water to water vapor, the enthalpy change is called heat of vaporization. The system absorbs or releases heat without the change in pressure in that substance. Then its specific heat is constant pressure, can be written as Cp is equals to dH upon dt, where Cp represents the specific heat at constant pressure, dH is the change in enthalpy, dt is the change in temperature. Now, there are two terms, Cp and Cv.
हमें ये पता होना चाहिए कि वाई Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv. Cp and Cv are the specific heat of an ideal gas. By the first law of thermodynamics, dq is equals to del U plus del W. Here del Q is the amount of heat that is given to the system. Del E or del U is the internal energy and del W is the work done. So, at constant pressure, heat is absorbed not only for increasing the internal energy but for doing work as well. Whereas at constant volume, heat is absorbed only for raising the internal energy and not for doing any kind of work on the system, where W is the work done. Here, del V is equals to 0. A closed system is also one of the crucial conditions for the constant volume. Hence, the specific heat at constant pressure is more than specific heat at a constant volume. Cp is always greater than Cv. Cp Cv से अधिक क्यों होता है, ये हम समझाते हैं. जब किसी गैस का स्थिर आयतन पर तापमान 1 डिग्री बढ़ाया जाता है तो गैस को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है तथा गैस द्वारा कोई बाह्य कार्य नहीं किया जाता. यदि गैस का स्थिर दाब पर तापमान 1 डिग्री बढ़ाया जाता है तो गैस को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि करती है और गैस का प्रसार भी होता है, जिससे कुछ बाह्य कार्य भी होता है. अतः स्पष्ट है, Cp का मान Cv से सदैव अधिक होगा. Cp इज ऑलवेज इक्वल्स टू Cv प्लस प्रसार में किया गया कार्य. हम जानते हैं गैस के प्रसार में किया कार्य P W इज इक्वल्स टू P del V. Now, the most important relationship between Cp and Cv. हमें ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इस पे हमेशा 4 नंबर का क्वेश्चन, अब तो 5 नंबर का बनेगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है जिसमें हमें पूरा Cp और Cv के रिलेशन को समझाना होता है. अभी हम डिस्कस कर चुके हैं Cp माइनस Cv, मतलब Cp ज़्यादा होता है तो हम नेचुरली Cp को पहले लिखेंगे. Cp माइनस Cv में क्या अंतर है? हमने पहली स्टेप में Cp माइनस Cv में Cp को की हमने वैल्यू रख दी है del H अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस Cv del U अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट V. अब हमें पता है del H क्या होता है? एंथैल्पी. एंथैल्पी इज इक्वल्स टू U प्लस PV. हमने उस del H की जगह हमने H की वैल्यू रख दी है U प्लस PV. सेकेंड इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू रख दी है तो हमारी इक्वेशन del U सेकेंड इक्वेशन दिख रही है आपको. अब हम देखते हैं इस इक्वेशन को हम रीओपन कर देते हैं तो हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी जो आपके नीचे इसके नीचे लिखी हुई है. नाउ यहाँ हमने उसको वापस लिख ली है रिफॉर्म करके, जिससे हमें कंटिन्यू कर पाए. हम यदि इंटरनल एनर्जी को फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की तरह से लिखा जाए तो हम देखते हैं उस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं du इज इक्वल्स टू du अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट v dt प्लस du अपॉन dv dt dv. एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो हम वहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेशर की वैल्यू लगा देंगे. हमारी इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी. नाउ ये इक्वेशन मैंने वापस इस पेज पे लिख दी है जिससे हमें समझ आए. नाउ हमने यहाँ ये इक्वेशन भी लिख लिया और ऊपर वाली इक्वेशन भी लिख ली है. हम इस इक्वेशन को dt से एट कंडीशन लगाएंगे एट कांस्टेंट प्रेशर से डिवाइड करते हैं सारी टर्म्स को. जब हम सारी टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो हमारी नई इक्वेशन ये बन जाती है. dt भी कैंसिल हो जाता है दोनों से और ये इक्वेशन हमारी बन जाती है. इस इक्वेशन को अब जो हमने पहले इक्वेशन निकाली थी del U अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ देखो आप स्टार्टिंग में हमारा यही वैल्यू आ रहा है. मैंने एरो से आपको समझाया है, हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है और हमारी ये इक्वेशन अब इस फॉर्म में आ जाती है.
परफेक्ट गैस के लिए हम ये देखेंगे, परफेक्ट गैस वन दैट ओबेज बोथ ऑफ द फॉलोइंग, PV इज इक्वल्स टू nRT। हमें पता है del U अपॉन del V, U is changes with V at constant temperature. If we change the volume of an ideal gas at constant temperature, we change the distance between the molecules. Since intermolecular forces are zero, this distance change will not affect the internal energy. Now for the relation between Cp and Cv for the perfect gas, ये हमने वहाँ ड्राइव किया था। हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज हमारा ज़ीरो है, वो आपको मैंने बता दिया है। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी Cp माइनस Cv इक्वल्स टू P इंटू dV अपॉन dTp। हमें पता है PV इज इक्वल्स टू nRT, दस dV अपॉन dt इज इक्वल्स टू nR अपॉन P। और हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू nR। The difference of Cp and Cv is equal to universal gas constant R for 1 mole of an ideal gas. 1 मोल आदर्श गैस के लिए PV इक्वल्स टू RT होता है। यदि मैं आपको एक बार पहले बता दूं, मैंने डेरिवेशन को हिंदी और इंग्लिश को अलग अलग नहीं किया है, बिकॉज डेरिवेशन होता है और उसमें ऐसा कोई हिंदी और इंग्लिश का नहीं होता, इसलिए वो पोर्शन मैंने कॉमन रखा है। यदि टेम्परेचर T से T+1D बढ़ाया जाए तो आयतन V+V हो जाता है, अतः P del V, इसको हम यदि इक्वेशन में रखेंगे तो हम देखेंगे del PV इक्वल्स टू R, और इसलिए हमारा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। अतः स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन पर गैस की मोलर ऊष्माधारिता का अंतर गैस स्थिरांक R के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, इस डेरिवेशन को कम से कम 2 या 3 बार लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे। यदि हमारी क्लास होती तो मैं हमेशा क्लास में ही इसको स्टूडेंट से 2 बार लिखवा लेती हूँ, जिससे कि हमें हर स्टेप इजीली क्लियर समझ आ जाए और हमें प्रॉब्लम ना आए। आप इसको अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करना। थैंक यू।